सिविल प्रोसीजर कोड के वेरियस ऑर्डर्स आपको याद नहीं रहते। अगर आप उसे याद भी कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में आप भूल जाते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? आमतौर पर ये देखा गया है कि जो लोग जुडिशरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सीपीसी में अक्सर अच्छा सिक्योर नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जो ऑर्डर्स हैं वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाते। अगर वो उसे याद कर भी लेते हैं तो कुछ ही समय में उसे भूल भी जाते हैं। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई टेक्निक है, कोई ट्रिक है जिससे हम लंबे समय तक इस ऑर्डर्स को याद कर सकें? इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया है जो आपको फ्यूचर में आपके इन सभी ऑर्डर्स को रिकॉल या मेमोराइज करने में आपको हेल्प करेगा, और जिससे आपका जो रिजल्ट है एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स वो एनहांस हो जाएगा, आपके मार्क्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं। तो चलिए जरा जल्दी से देख लेते हैं इस टेक्निक में क्या है जो आपको मदद करने वाली है आपके एग्जामिनेशन के सिलेक्शन में। सिविल प्रोसीजर कोड के वेरियस ऑर्डर्स को याद रखने के लिए हमारे पास कोई सुपर फास्ट लर्निंग टेक्निक है। तो इस सुपर फास्ट लर्निंग टेक्निक को समझने के लिए हमें इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना पड़ेगा, और अगर आप इसे बीच में स्किप करते हो तो आप बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस कर दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस टेक्निक को। इससे पहले कि मैं आपको इस पूरी टेक्निक को समझाऊं, मैं आपको यहाँ पर ये बता देना चाहता हूँ कि हमारा ब्रेन बेसिकली काम करते कैसा है। हमारा ब्रेन उन चीज़ों को लंबे समय तक याद रख लेता है जिनको हम अपनी विजुअलाइज तरीके से देख लेते हैं, विजुअल तरीके से देख लेते हैं, या हम सर्टेन इवेंट्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो अगर आपने किसी भी इवेंट को अपने ऑर्डर या सेक्शन के साथ कनेक्ट कर लिया है, तो वो इवेंट आप जब कभी रिकॉल करोगे तो आपको वो ऑर्डर्स या सेक्शंस जो भी आपने मेमोराइज किए हैं वो भी रिकॉल हो जाएंगे। तो सीपीसी बेसिकली हमें सर्टेन रूल्स प्रोवाइड करता है। अब उन रूल्स को हमारा कोर्ट कैसे इंप्लीमेंट कर रहा है, यानी कि कोर्ट में वो काम कैसे हो रहा है, अगर हम ये समझ गए तो हमें ऑर्डर्स को याद करने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो हम इसी प्रोसीजर की मदद से इन सारे ऑर्डर्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन के साथ। मैं स्टार्ट करता हूं ऑर्डर नंबर 1 के साथ। ऐसा सपोज करो कि कोई कोर्ट है और कोई पर्सन इस कोर्ट में कोई मुकदमा लाना चाहता है। तो जो पर्सन मुकदमा लाना चाहेगा वो होगा प्लेंटिफ, जिस पर्सन के खिलाफ मुकदमा लाना चाहता होगा वो होगा डिफेंडेंट, और इन दोनों को मिला दें तो ये बन गए पार्टी टू द सूट। और इसके बारे में प्रोविजन मेंशन किया है ऑर्डर नंबर 1 में। तो बहुत सिंपल है, कोई दिमाग में बोझ लाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कुछ पार्टीज हैं, पार्टीज जो मुकदमा लाना चाहते हैं, जिनके खिलाफ लाना चाहते हैं, इन दोनों को मिलाकर बन गया पार्टी टू द सूट, और ऑर्डर बन गया 1। अब ये जो प्लेंटिफ है ये सोचता है कि यार मैं प्लेंट लेकर आऊंगा तो उसमें लिखूंगा क्या। हो सकता है मेरे कुछ कॉज ऑफ एक्शन हो, मेरे कुछ क्लेम्स भी हों, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि प्लेंट को लिखना कैसे है ना। तो इसके लिए उसे मदद की जरूरत पड़ेगी एक प्रोफेशनल की। तो वो हायर करता है एक प्लीडर को या लॉयर को अपने इस केस को कंटेस्ट करने के लिए, उस प्लेंट को फ्रेम करने के लिए, यानी कि इस पूरे प्लेंट को डिजाइन करने के लिए। ठीक है। तो वो से कहता है कि मिस्टर लॉयर आप मेरा प्लेन तैयार करो, मेरा ये कॉज ऑफ एक्शन है, इस पर्सन ने मेरे खिलाफ ये किया है, मैं इसके खिलाफ मुकदमा लाना चाहता हूँ। तो प्लीडर या लॉयर ये कहता है चिंता मत करो मैं आपके लिए कर दूंगा, लेकिन ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर हुआ है इसके बारे में प्रोविजन जो मेंशन किया है वो मेंशन किया है ऑर्डर नंबर 3 में। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ प्लीडर या लॉयर या रिप्रेजेंटेटिव, इसके बारे में प्रोविजन मेंशन किया है ऑर्डर नंबर 3 में। चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। आगे ये लॉयर क्या करता है, इस पूरे आपके सूट को, इस प्लेंट को फ्रेम करता है, इसमें जो जो आना चाहिए, जो जो लिखना चाहिए वो सब कुछ लिख देता है। इसके बारे में प्रोविजन मेंशन किया गया है ऑर्डर नंबर 2 में। तो फ्रेमिंग ऑफ सूट यानी कि फ्रेम ऑफ सूट के बारे में प्रोविजन ऑर्डर नंबर 2 में मेंशन किया। अब इस लॉयर ने क्या किया, आपका प्लेंट बना लिया, प्लेंट को कोर्ट में फाइल कर दिया। जब कोर्ट में प्लेंट पहुंच गई तो कोर्ट ने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो हम एक काम करते हैं आपके इस प्लेंट को अंडरटेक कर लेते हैं। तो इस प्लेंट को फाइल करने के बारे में, कहीं प्लेंट रिजेक्ट ना हो जाए, कोर्ट इसको एडमिट कर ले, तो इस सारे के बारे में प्रोविजन मेंशन किया है प्लेंट, जो कि ऑर्डर नंबर 7 में मेंशन किया। अब एक बार आपका प्लेंट कोर्ट में पहुंच गया, कोर्ट कहती है ठीक है तुम्हारा प्लेंट बिल्कुल ओके है, हम इसको एक काम करते हैं रजिस्टर कर लेते हैं। तो कोर्ट के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें एक सीरियल नंबर डलता है, ईयर भी डलता है, और वो प्लेंट आपका रजिस्टर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट के बारे में प्रोविजन मेंशन किया गया है ऑर्डर नंबर 4 में। ठीक है। तो याद रखते रहिए, वो सारा सीक्वेंस भी दिमाग में बिठाते रहिए, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ फ्यूचर में आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस मेरी इस कहानी को ध्यान से सुनो, आपको सारे ऑर्डर रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है ना। चलो आगे प्रोसीड करते हैं।
उसके बाद क्या हुआ, जब ये प्लेंट कोर्ट में आ गई तो कोर्ट ने कहा यार ठीक है, एक समन भेजो इसे डिफेंडेंट को और इसके साथ इस प्लेंट की कॉपी भी भेज दो, ताकि डिफेंडेंट को जो भी जवाब देना है इस प्लेंट की कॉपी के बेसिस पर अपना जवाब दे देगा। तो ये जो हमने सर्विस की है समन्स की, इसको बोलते हैं सर्विस ऑफ समन्स। इसके बारे में प्रोविजन मेंशन किया है ऑर्डर नंबर 5 में। ठीक है, अब सर्विस भी हो गई, समन्स भी सर्व अपॉन हो गए, हमने प्लेंट की कॉपी भी उसके पास भेज दी। अब उसके बाद आगे क्या करें? डिफेंडेंट कहता है ठीक है साहब, मैं इसका रिप्लाई दे रहा हूँ, ये मेरा रिटन स्टेटमेंट है, ये मैं क्लेम्स को सेट ऑफ करना चाहता हूँ, इन चीज़ों को काउंटर क्लेम में लाना चाहता हूँ, और वो अपनी रिटन स्टेटमेंट कोर्ट के सामने फाइल कर देता है। अब ये रिटन स्टेटमेंट कोर्ट के पास पहुंच गई। अब उसके बाद क्या होगा? अब ये जो प्रोविजन हमारे पास है रिटन स्टेटमेंट के बारे में, इसके लिए प्रोविजन मेंशन किया गया है ऑर्डर नंबर 8 में। अब ऑर्डर नंबर 8 हमारे समझ में आ गया, जो कि रिटन स्टेटमेंट से रिलेटेड है। अब प्लेंट भी आ गई, हमारी रिटन स्टेटमेंट भी आ गई, इन दोनों को मिलाकर जो कुछ भी प्रोविजंस होते हैं वो बनते हैं प्लीडिंग के रिलेशन में। प्लीडिंग के रिलेशन में जो ऑर्डर हमें दिया है वो है ऑर्डर नंबर 6, यानी प्लीडिंग कनेक्टेड है ऑर्डर नंबर 6 के साथ। प्लीडिंग, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में जो कुछ भी लिखा है, इन दोनों को मिलाकर जो होता है उसे हम बोलते हैं प्लीडिंग। अब इसके बाद क्या हो? इसके बाद प्लेंटिफ ये कहता है कि साहब मैं तो कोर्ट में आ गया हूं, क्योंकि कोर्ट ने एक डेट फिक्स की इन दोनों की अपीयरेंस के लिए और दोनों की सुनवाई के लिए। तो कोर्ट ने कहा ठीक है भैया, अपना अपना मैटर बताओ, क्या मैटर है आपका, नटशेल में हमको समझा दो। तो प्लेंटिफ कोर्ट में आया और कहने लगा सर मैं तो प्रेजेंट हूं, लेकिन डिफेंडेंट तो आया नहीं। कोर्ट कहते हैं अरे सर्विस तो हो गई, समन्स तो सर्व अपॉन हो गए, लेकिन वो आया नहीं। तो भाई ठीक है, हम एक काम करते हैं, आपके मैटर को सुन लेते हैं, और आपका मैटर को सुनने के बाद अगर हमें लगता है कि मैटर में कुछ सब्सटेंस है तो हम एक्स पार्टी डिग्री तुम्हारे फेवर में पास कर देंगे। तो कोर्ट उसके फेवर में अगर लगता है कि मैटर सब्सटेंशियल है तो उसके फेवर में एक्स पार्टी डिग्री पास कर देता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो सिर्फ डिफेंडेंट आता है और प्लेंटिफ नहीं आता। तो डिफेंडेंट कहता है कि सर आई एम प्रेजेंट, लेकिन जो प्लेंटिफ है वो तो एब्सेंट है। कोर्ट कहती है अरे जिस पर्सन को मैटर को प्रूव करना है, जिसको प्रोसीडिंग्स को आगे कन्वेंट करना है, वही अगर कोर्ट में नहीं है तो प्रोसीडिंग तो चल नहीं सकती। तो ठीक है भैया, हम तो इस सूट को डिसमिस कर रहे हैं। तो अगर डिफेंडेंट आया है और प्लेंटिफ नहीं आया, कोर्ट इस सूट को डिसमिस कर सकती है। यानी कि इन प्लेंटिफ के कोर्ट में आने ना आने या डिफेंडेंट के कोर्ट में आने या ना आने से कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अराइज होते हैं, और इसके बारे में जो प्रोविजन है वो ऑर्डर नंबर 9 में मेंशन किया। तो अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंसेस व नॉन अपीयरेंस, ये डील करता है ऑर्डर नंबर 9 के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ? कोर्ट कहती है ठीक है भाई, हमने आप दोनों लोग कोर्ट में आ गए हो, आज प्लेंटिफ भी मौजूद है, डिफेंड भी मौजूद है, दोनों लोग प्रेजेंट हैं, तो मेरी कुछ क्वेरी है, मैं जानना चाहता हूं, आप इस केस के बारे में आप मुझे बता दीजिए। तो कोर्ट अगर इन दोनों को एग्जामिन करना चाहे, पार्टीज को, तो एग्जामिन कर सकती है। इसके बारे में प्रोविजन ऑर्डर नंबर 10 में मेंशन किया। अब एग्जामिनेशन भी हो गया। उसके बाद प्लेंटिफ ये कहता है देखिए साहब, मैंने जब प्लेंट फाइल किया था तो वो चीज़ें जो मेरी नॉलेज में थी वो तो मैंने मेंशन कर दी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि डिफेंडेंट के पर्सनल नॉलेज में है या किसी विटनेस के पर्सनल नॉलेज में है, उनको मैं सर्टेन क्वेश्चनियर के द्वारा डिस्कवर करवाना चाहता हूँ। तो मेरा कुछ इंटेरोगेटरीज हैं, मेरी कुछ क्वेश्चनियर हैं, उसका जवाब मिस्टर डिफेंडेंट दे दें तो सर बहुत अच्छा होगा। कोर्ट कहती है ठीक है, आप क्वेश्चनियर बना लो, हमारे पास फाइल कर दो, अगर हमें ठीक लगेगा तो हम डिफेंडेंट को भेज देंगे, वो उसका रिप्लाई दे देगा। ठीक है, तो ये जो डिस्कवरी और इंस्पेक्शन है, इसके बारे में प्रोविजन ऑर्डर नंबर 11 में मेंशन किया। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चनर भी बन गए, रिप्लाई भी आ गए, पूरा केस तैयार हो गया। अब प्लेंटिफ कहता है देखिए भाई साहब, ऐसा है मिस्टर डिफेंडेंट, आप हमारे केस को एडमिट करते हो क्या? हो सकता है डिफेंडेंट कहे हाँ करता हूं, हो सकता है डिफेंडेंट ये कहे मैं नहीं भी करता, ये भी हो सकता है कि मैं आपके पार्शियल केस को एडमिट करता हूं और पार्शियल को डिनाई करता हूं, ऐसा भी हो सकता है। तो यानी कि जब कभी भी केस एडमिशन की स्टेज पर आएगा तो वहां पर हमें देखना पड़ेगा कि हमारे प्रोविजंस ऑर्डर नंबर 12 में मेंशन किए हैं। ठीक है, तो ये हो गया एडमिशन विच इज रिलेटेड टू ऑर्डर नंबर 12। उसके बाद कोर्ट कहती है ठीक है भाई, कुछ चीज़ों को आपने एडमिट कर लिया और कुछ आपने डिनाई कर दिया, यानी कि हमें इस केस को तो आगे कन्वेंट करना ही पड़ेगा, यानी एडमिशन के बेस पर तो हम इस जजमेंट को डिसाइड नहीं कर रहे। तो कोर्ट ने कहा ठीक है, अपने अपने डॉक्यूमेंट आप ले आओ और आप यहाँ पर हमारे सामने प्रोड्यूस कर दो। तो डिफेंडेंट ने भी कुछ क्वेश्चंस थे, उसके बेस पर उसने अपने डॉक्यूमेंट फाइल कर दिए, और डिफेंडेंट को अगर फाइल करने का हालांकि स्टेज उसका लेटर ऑन आएगा, फिलहाल प्लेंटिफ ने कुछ भी फाइल कर दिया। अब
प्लेंटिफ ने जो भी डॉक्यूमेंट फाइल किया है, कोर्ट को अगर उनको लगता है कि कुछ डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड करना चाहिए तो इम्पाउंड कर लेंगे। उनको अगर डिफेंडेंट को वापस, सॉरी, अगर प्लेंटिफ को रिटर्न करने हैं तो वो प्लेंटिफ को कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न कर देंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स को रिटर्न कर रहे हैं, कुछ इम्पाउंड कर रहे हैं और कुछ हमारे सामने यानी कि कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक हो गई बात। इसके बारे में प्रोविजन मेंशन किया गया है ऑर्डर नंबर 13 में, यानी कि प्रोडक्शन, इम्पाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में प्रोविजन हमारे पास है ऑर्डर नंबर 13 में। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, कोर्ट ने कहा अच्छा चलो ठीक है, बताओ तुम्हारे पास क्या मामला है, क्या इशू है। तो प्लेंटिफ ने भी कुछ कहानी बताई और डिफेंडेंट ने भी कुछ बताया। अब दोनों लोग अपनी अपनी बहुत सारी बातें बता रहे हैं। कोर्ट कहती है यार हमें इतनी सारी चीज़ों के बारे में मत बताओ, हमें तो नटशेल में बताओ तुम्हारा इशू क्या है, तुम्हारा मुद्दा क्या है, तुम्हारा बोन ऑफ कंटेंशन क्या है। तो एक्चुअल में कोर्ट को जब भी कोई मैटर डिसाइड करना होता है तो उन्हें कुछ इश्यूज फ्रेम करने होते हैं, उसको सेटल करना होता है, उसके बेसिस पर ही वो केस को डिसाइड कर सकते हैं। तो सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के बारे में प्रोविजन मेंशन किया है ऑर्डर नंबर 14 में। ठीक है, तो ये भी हमको याद हो गया, ऑर्डर नंबर 14 भी याद हो गया कि ये सेटलमेंट ऑफ इश्यूज के साथ कनेक्टेड होता है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कोर्ट को अगर ये लगता है कि भाई आपने जो बातें बताई, मिस्टर प्लेंटिफ और मिस्टर डिफेंडेंट आपने जो बताया, इसके बेसिस पर हमें तो कोई इशू तुम्हारे बीच में लग नहीं रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो जब कभी भी कोर्ट को ये लगता है कि दोनों पार्टीज के बीच में कोई इशू है ही नहीं, तो वो फर्स्ट हियरिंग पर ही उस मैटर को डिस्पोज कर देते हैं और इसके बारे में जो प्रोविजन है वो ऑर्डर नंबर 15 में मेंशन किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि हो सकता है कि उनके बीच में कुछ इशू रहा हो जो कि कोर्ट ने फ्रेम किया था। अब उसके बेसिस पर प्लेंटिफ कहता है कि सर मैं इन विटनेसेस को पेश करना चाहता हूँ। कोर्ट कहती है ठीक है, आप समनिंग प्रोसेस जमा कर, जो प्रोसेस फीस है, समनिंग फीस जो है प्रोसेस जमा कर दो, हम समन इशू कर देते हैं विटनेस को, उसे आप एग्जामिन कर लेना। तो प्लेंटिफ ने अपना पैसा जमा करा दिया कोर्ट में जो समनिंग का था और कोर्ट ने एक समन जो है वो विटनेस को भेज दिया। ठीक है, अब ये हो गई समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस जो कि ऑर्डर नंबर 16 में मेंशन किया है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये जिस विटनेस को हम बुलाना चाहते हैं वो कहीं प्रिजन में सब्जेक्ट था, वो कन्फाइंड था, डिटेंड था। तो अगर किसी ऐसे विटनेस को हम बुलाना चाहें जो कि कन्फाइंड है, किसी प्रिजन में कहीं डिटेंड है और उसके अटेंडेंस को सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके बारे में प्रोविजन मेंशन्ड है ऑर्डर नंबर 16A में। 16A याद रखना, 16 में तो आप सिंपल विटनेस को बुला रहे हो, लेकिन अगर वो कन्फाइंड है तो 16A के प्रोविजन इन्वोक होते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि अगर मान लो प्रोसीडिंग चल रही हैं और कोर्ट को लगता है किसी रीज़न की वजह से आज प्रोसीडिंग आगे नहीं चल सकती, हियरिंग नहीं हो सकती या विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं हो सकता और मैटर को एडजॉर्न करना ज़रूरी है, तो कोर्ट मैटर को एडजॉर्न कर सकती है। और एडजॉर्नमेंट के बारे में प्रोविजन जो है वो ऑर्डर नंबर 17 में मेंशन किए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि मैटर एडजॉर्न कर दिया, नहीं किया, हियरिंग स्टार्ट हो गई, विटनेस कोर्ट में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये मिस्टर विटनेस यहाँ पर खड़े हैं, वो पेशकार साहब वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोर्ट उसे कह रही है ठीक है भैया तुम्हारा डेमोनर सही नहीं है, आप ठीक से खड़े हो, ठीक से जवाब दो। यानी कि यहाँ पर जो विटनेस है वो एग्जामिन हो रहा है। तो विटनेस के एग्जामिनेशन के रिलेशन में जो प्रोविजन मेंशन किए गए हैं वो मेंशन किए हैं ऑर्डर नंबर 18 में। ठीक है, तो सूट की हियरिंग और विटनेस एग्जामिनेशन के बारे में जो प्रोविजन है वो है ऑर्डर नंबर 18 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जाके हमने देखा कि कोर्ट ने किसी विटनेस से बोला कि भाई ठीक है, किसी पार्टी से बोला कि आप अपना जो स्टेटमेंट है वो एफिडेविट पर दे दो। देखिए आमतौर पर सिविल मैटर्स में जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं वो ऑन एफिडेविट ही, लेकिन अगर कोर्ट अदरवाइज भी कहीं ऑर्डर पास करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है, कहीं भी आप चीज़ को एफिडेविट के थ्रू साबित करना चाहते हैं, तो उसके बारे में हमारे पास प्रोविजन जो है वो ऑर्डर नंबर 19 में मेंशन किया। चलिए आगे आते हैं। अब पूरा मैटर कोर्ट ने सुन लिया, आर्गूमेंट्स भी सुन लिए। अब कोर्ट को लगता है कि भाई हमें अपना जजमेंट पास करना चाहिए, तो कोर्ट जजमेंट पास करेगी। उस जजमेंट के बेसिस पर कोर्ट डिक्री भी बनाएगी, है ना। जजमेंट के बाद एक डिक्री बनती है जो कि फॉर्मल एक्सप्रेशन होती है, जो कि जिसमें हम पूरा जजमेंट नहीं लिखते, जो कि रिलीफ हमने पार्टी कंसर्न को दिया होता है या कॉस्ट वगैरह लगाई होती है, वो हम डिक्री में मेंशन कर देते हैं। तो ये जो जजमेंट और डिक्री जो पास कोर्ट करती है, इसका प्रोविजन हमने ऑर्डर नंबर 20 में पढ़ा है। ऑर्डर नंबर 20 में इसका प्रोविजन मेंशन किया है। ठीक है, तो हमारे पास जजमेंट भी आ गई, डिक्री भी आ गई। अब बस डिक्री में हो सकता है कि कोई पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट ने कोई कॉस्ट लगाई हो, कॉस्ट, उसे कहा हो कि भाई ये खर्चा तुम जमा करो, तो कॉस्ट के रिलेशन में जो प्रोविजन है वो मेंशन किया गया है ऑर्डर नंबर 20A में। तो 20A में कॉस्ट के बारे में प्रोविजन है। हो सकता है कि कोर्ट
डिफेंडेंट को बोले कि तुम प्लेंटिफ को इतनी कॉस्ट जमा करो, तो वो उसे कंप्लाई भी करना पड़ेगा। आमतौर पर हम लोग ये सोचते हैं कि मेरे फेवर में डिक्री आ गई, वाह वाह वाह, मुझे रिलीफ मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, मुझे पोजीशन मिलेगा, मुझे रिकवरी ऑफ मनी होगी। लेकिन भाई साहब ऐसा होता नहीं है। आप कहेंगे सर क्यों नहीं होता, ऐसा ही तो होता है। नहीं, एक्चुअल में डिक्री या जजमेंट पास होने पर ही आपको रिलीफ नहीं मिलता, आपको डिक्री की एग्जीक्यूशन भी फाइल करनी होती है। यानी कि जो भी डिक्री आपके फेवर में आई है उसका एग्जीक्यूशन आपको कोर्ट में लगाना पड़ता है, अलग से एप्लीकेशन मूव करनी होती है। इसके बारे में प्रोविजन मेंशन किया गया है ऑर्डर नंबर 21 में। तो ये ऑर्डर नंबर 1 से लेकर ऑर्डर नंबर 21 तक जितने भी एक सीक्वेंशियल प्रोविजंस थे जो कि एक प्रोसीजर के फॉर्म में कोर्ट में फॉलो किए जाते हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर एनोमरेट किए हैं ताकि फ्यूचर में आप आराम से इन सब चीज़ों को ध्यान से समझ लें और जब रिकॉल करने की बात आए तो कोई भी इवेंट मिस ना हो, कोई भी ऑर्डर कहीं आप गलत ना लिख दो, क्योंकि सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। और ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपके कंसेप्ट थॉरोली क्लियर होना चाहिए। अब ये जो इवेंट्स हैं, ये जो कंसेप्ट्स हैं, ये क्लियर तभी होंगे जब आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में हमारी ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम्स होती हैं, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हायर जुडिशरी के लिए भी है, लोअर जुडिशरी के लिए भी हैं। जो लोग प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी ऑनलाइन कोचिंग क्लासरूम मौजूद है। और जो लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं जुडिशरी के लिए या एपीओ के लिए, उसके लिए फैसिलिटी भी हमारी वेबसाइट पर ऑलरेडी मौजूद है। तो हमारे वेबसाइट judicialcompetitiontimes.in को आप विजिट कर सकते हो। जिनकी क्वेरी है इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी क्वेरी को भी सेटिस्फाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच। और एक और बात, आप प्लीज़ इस वेबसाइट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरा जो यूट्यूब चैनल है राकेश कपूर चैनल के नाम से, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। सो मच। जय हिंद, जय भारत।